हेलो बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ विजिबल टू यू गाइज। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही बेसिक है। वैसे तो मैं पिछले 3 चैप्टर से यही बोलता रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक है। लेकिन ये सही में इसलिए बेसिक है क्योंकि अगर जैसे तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ भी लिया, लेकिन अगर तुम्हें ये चैप्टर सही से नहीं आता तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है तुमको। इनऑर्गेनिक में तो डेफिनेटली होगी, कोई डाउट ही नहीं है। और ऑर्गेनिक में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी बेसिक है, इसे अच्छे से समझो तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक, वहाँ पे कम प्रॉब्लम होगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि अगर सिर्फ इनऑर्गेनिक के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, अगर सिर्फ इनऑर्गेनिक के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर और पिछला चैप्टर पीरियोडिक ये 50% मान लो। ठीक है, 50% इसलिए मान लो, इसमें इतने बेसिक चीज़ें हैं कि इनके बेसिस पे ही तुम बहुत सारी चीज़ें काइंड ऑफ कंक्लूड कर सकते हो। यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स, है ना। अगर तुम्हें वो एज अ फैक्ट नहीं भी पता तो इनके बेसिस पे तुम वो चीज़ें जान सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 50% मान लो। ऑडली ऐसा कहा भी जाता है कि भाई कहा गया जाता है, इट्स बेसिकली एनालिसिस ओनली, कि तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग और एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें 60-65% ऑफ द टोटल जो इनऑर्गेनिक है 11-12 दोनों मिला के उसका पार्ट होता है। बाकी तुम्हारी मोस्टली चीज़ें इसमें बिहेवियर्स होते हैं जिसमें मोस्टली चीज़ें रटने वाली होती हैं, है ना। लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है ये काफ़ी हद तक लॉजिकल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लॉजिकल होंगी। 90-95% तक तुम कह सकते हो कि दिस इज लॉजिकल। ओके, सो बिफोर आई गेट इन टू दिस आई वॉन्ट टू डिस्कस, एक मिनट, ये तो हो गया इसकी इम्पोर्टेंस। ओके, इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तुम्हारे 11th में तो इतना कोई भाई स्कूल में जैसा होगा वैसे ही आएगा, लेकिन अगर जे की बात करें तो जे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तुम एक एक क्वेश्चन तुम्हारा मेंस और एडवांस में दोनों में एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और इसमें जो मैंने जैसे ये चीज़ें हैं, हालांकि मैं रेड से इसे जानबूझ के नहीं लिखा, इट वॉज माई नेसेसिटी। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको, चलो मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी तुम्हें बता दूंगा, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, राइट। चलो ठीक है, तो अब इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तुमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा इन जनरल, उसको मेजर कैसे करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेजर करना है, उनकी यूनिट्स क्या होंगी, स्टोइकियोमेट्री और वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो मैटर को एक मोटा मोटी लेवल पे हमने पढ़ा। फिर हमने कहा कि यार मैटर किससे बना है, मैटर तो बना है एटम से, सबसे छोटी इकाई से। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट से। तो फिर हमने उसके बारे में पढ़ा, हम उसके अंदर गए, हमने देखा कि यार जो भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं बाहर, है ना, या अभी तक वैसे हमने देखा नहीं, बट उसमें एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी हमने हर एक एलिमेंट की निकाल दी, विच वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसके बेसिस पे हमें लगा कि जो भी कुछ या किसी भी एलिमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है ना, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट चैप्टर, कि हमने यहाँ मतलब उस लेवल तक आ गए कि हमने एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया और उसके बेसिस पे हम बहुत सारी और चीज़ें जान सकते हैं किसी एटम या एलिमेंट के बारे में। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में क्या हुआ कि जब एटम्स की स्टडी होने लगी तो अब बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स आने लगे। अब जब एलिमेंट्स आने लगे तो उनको सिस्टमैटिकली रखना भी था। उस रख रखाव में, उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली। वो मैंने शायद इस एक्सप्लिसिटली तुम्हें अभी तक नहीं बोली है, अभी बोल देता हूँ। तुम अगर ध्यान से देखोगे, चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जेड इफेक्टिव हो, चाहे एटॉमिक या आयनिक रेडियस हो, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, इन सब का एक पीरियोडिक रिपीटिशन है। अब ये रिपीटिशन आया क्यों है? ये इसलिए आया है, तुम जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, ग्रुप जो है, हर ग्रुप की वैलेंसी सेम होती है, या हर ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी। तुम कहोगे सर आपने तो एटॉमिक नंबर बोला था। ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन एटॉमिक नंबर को तुम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हो ना। लाइक यू नो द रूल्स, यू कैन राइट देम, है ना, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हारा आ गया तो सिंपल सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। यू कैन एक्चुअली लुक एट देम एंड यू कैन नो कि हाँ यार ये तो
या दिस इज़ देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तुमका, है ना, यू कैन डू दैट, गॉट इट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेसिक चीज़ है और उसका यूज़ तुम्हारा पूरी की पूरी पीरियोडिक केमिस्ट्री में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हुआ। अब हमने एटम्स को पढ़ के उनको क्लासीफाई या एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लिया, अब इससे क्या होगा, इसके बाद वाली जो चीज़ है जो एक्चुअली में है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, ठीक है, दिस मस्ट बी मेड ऑफ सम फाइबर, और ये फाइबर भी किसी कंपाउंड से बना होगा। अब कंपाउंड क्या है भाई, या तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म में हो सकता है या आयनिक फॉर्म में हो सकता है ना। तो कोई भी एटम जो होता है वो बहुत रेयरली, एक्सेप्ट फॉर दी इनर्ट गैसेस, बहुत रेयरली वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोस्टली कैसा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, दोनों के बीच में बॉन्ड, बंध हो, बंध, बॉन्ड, दोनों के बीच में बॉन्ड हो। ये बॉन्ड क्यों बनेगा, किस तरह का होगा, वही इस चैप्टर का हमारा डिस्कशन है, ठीक है ना। तो दिस इज़ दी एसेंस एंड द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, कि इसमें हम उस केमिकल बॉन्ड या उस वो बॉन्ड बनेगा क्यों, और वो कितने टाइप के बॉन्ड होंगे, और उन टाइप के बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो सब को हम डिस्कस करेंगे, गॉट दैट। या फिर आयनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, तो वो आयंस कैसे बनेंगे, और आयंस बनेंगे तो फिर उनके कंपाउंड्स का बिहेवियर क्या होगा, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं, है ना। और या फिर मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे कि मेटल में जो एटम्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के बीच में बॉन्ड्स हैं, तो वो किस टाइप के बॉन्ड हैं, और बाकी हम ये कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। अब देखो भाई, केमिकल बॉन्ड है ना, हमें सबसे पहले ये जानना है कि केमिकल बॉन्ड बनेगा तो बनेगा क्यों। उसके दो रीज़न आते हैं, एक रीज़न आता है तुम्हारा लोवरिंग ऑफ एनर्जी, दूसरा रीज़न आता है तुम्हारा कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ये दोनों रीज़न आएंगे, इन दोनों रीज़न में से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द कॉसल-ल्यूइस अप्रोच। तो कॉसल-ल्यूइस अप्रोच में हमें लुईस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं इनको, LDS मतलब लुईस, देखो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने कुछ कुछ को शॉर्ट पे लिखा है, मैं बोल दूंगा, तुम लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, एक पूरे पेज में लिखना है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर्मल चार्ज एंड रेजोनेंस वो एकदम शुरुआत में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही पढ़ेंगे ना। इन दोनों के बेसिस पे हम फिर अब कहेंगे कि भाई टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, इन दोनों के बेसिस पे, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो दो या इनफैक्ट तीन तरीके के कह सकते हो तुम, तीन तरीके तुम कह सकते हो बॉन्ड्स, ठीक है। तो वो तीन तरीके के बॉन्ड कौन कौन से हैं, इंटर एटॉमिक, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं उनको हम, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। और कुछ टिपिकल बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन दोनों जगह चीज़ों से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, उनका एक अलग ही काइंड ऑफ पोर्शन है जो कि डील किया जाएगा। और ये जेई के पैटर्न से, मतलब जेई के या एडवांस के लेवल पे के क्वेश्चंस दे सकते हैं इससे, और 11th-12th नहीं, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ें, अगर ये समझ गए तो तुम्हारे आगे ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल बॉन्ड्स, है ना, विच आर दी इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। ये चार तरीके के हो गए, हालांकि हम दो ही करते हैं मोस्टली डिस्कस, ये जो होता है ये इसी का पार्ट होता है, और मेटालिक बॉन्ड बहुत डेप्थ में हम डिस्कस नहीं करते हैं, तुम्हारा मोस्टली तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट होएगा, फिजिक्स में भी तुम पढ़ोगे इसको, हालांकि मैं डेफिनेटली इसको थोड़ा बहुत बताऊँगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स में तुम्हारा एक होता है आयनिक बॉन्ड, जो आयंस के बीच में बनता है, ठीक है। ये बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटायन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अनायन बन जाएगा। कैटायन अनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक समझते हो ना, K(Q1 Q2/R²), वो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन उसमें कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले या दे रहा है ना। यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको तुम कह सकते हो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ लॉस ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एनर्जी चेंजेस, कौन कौन से एनर्जी चेंजेस हो सकते हैं इसमें, जो यहाँ पे एनर्जी चेंजेस लिखे हैं, इनके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये मेन है, लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, ये दोनों की चीज़ें हो गई। अच्छा, सॉल्युबिलिटी इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसलिए हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, किस टाइप के सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है और क्या एनर्जी चेंजेस उसमें होते हैं। फिर किस तरीके के एटम्स होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। आइसोमॉर्फिज्म, इसके बारे में बात करेंगे, जबकि आइसोमॉर्फिज्म कुछ हद तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऐसे कंपाउंड्स की जो कि आयनिक बॉन्ड जिनमें होता है। फिर फजान रूल की, उसमें परसेंट, भाई हम ये देख चुके हैं कि अभी
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कि कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट तो फिर भी हो जाता है, लेकिन 100% आयनिक नहीं होता है। तो 100% आयनिक है तो कितना परसेंट है? 10% है, 20% है, 50% है, 80% है, 90% है, 95% है, कितना परसेंट है? तो वो हम जानेंगे फजान रूल से। मतलब उसने बेसिक्स निकाले कि भाई अगर तुमको ये नहीं पता, क्वान्टिटेटिवली नहीं पता, तो तुम क्वालिटेटिवली हमेशा बता सकते हो, ठीक है, क्वालिटेटिवली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। नाउ लेट्स लुक एट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये वो एटम से बनता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, ले या दे सकते हैं। ये क्या है, ना ये ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो क्या करेंगे, शेयर कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये शेयर करने वाले एटम से बनता है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हालांकि तुम्हें थोड़ा बहुत पता ही है ऑलरेडी, मैं बस इसका बेसिक बता रहा हूँ। फिर इसमें भी फॉर्मेशन की बात करेंगे, इसमें कोवेलेंसी की बात करेंगे, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फेवरेबल कंडीशंस की बात करेंगे, कौन से एटम्स इनको देते हैं, सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, और उसमें हाइड्रेशन नहीं होता तो इसलिए हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, ठीक है, कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। नाउ इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो तो हो गई। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट करके एक चीज़ होती है जो कि काइंड ऑफ हमने अभी तक डिफाइन नहीं करी है। फिजिक्स में तुमने थोड़ा बहुत शायद पहले पढ़ा होगा, बट अभी हम डिफाइन, मतलब फिजिक्स में जो डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। डिस्टॉर्शंस, जैसे यहाँ पे डिस्टॉर्शंस थे ना कि भाई 100% आयनिक नहीं है, कुछ कितना परसेंट आयनिक है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ें वहाँ पे भी होंगी। ये थियरीज़ हैं भाई, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ये चीज़ें, ठीक है। ये इससे हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे मेंस में है, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एडवांस में है, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ये इनका नाम बोल रहा हूँ, VBT का मतलब हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, इससे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ आने का वो नहीं होता, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पे VSEPR, दिस इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये जो दोनों थियरीज़ हैं, ये वाली इसका पूरक है, VBT का पूरक VSEPR है। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन भी समवट इसी को पूरा करता है ना, इसी के ऊपर बेस्ड है। हाइब्रिडाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक के एस्पेक्ट से और ये तुम्हारा ऑर्गेनिक के एस्पेक्ट से, ठीक है। ऑर्गेनिक के एस्पेक्ट से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी कुछ है इससे, लेकिन ऑर्गेनिक के एस्पेक्ट से बहुत कुछ है। दिस इज़ कॉल्ड MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये ध्यान रखना है, इसको लिख लेना भाई, मैं लिख नहीं पाया हूँ, MOT लिखोगे तो याद नहीं रहेगा, बाद में लिख लेना इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बता चुका हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड लुईस बेसिस हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के हिसाब से देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें दो व्यक्ति आते हैं और बॉन्ड बनाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, दोनों के दोनों हाथ मिला लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक तो भिखारी होता है बेचारा, है ना, एक के पास बिल्कुल नहीं होता कुछ, और एक होता राजा टाइप। अरे यार दोस्त होते ना कुछ दोस्त की, अरे चल यार तेरे को मैं पार्टी कराता हूँ, तेरे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं। तो एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास एक भी नहीं होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन अब इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, अब बॉन्ड भी बन गया, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में वैन डर वाल्स फोर्सेज हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 प्रकार की होती है, ये होती है तुम्हारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और बाकी ये टिपिकल बॉन्ड्स हैं, ये मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का, ठीक, ओके। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अदर थिंग्स, इसमें क्या क्या होना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था तुम्हें कि इस चैप्टर का जो बेस है वो है मॉलिक्यूल, है ना भाई। एटम तक तो हम पढ़ चुके हैं, एटम का क्लासिफिकेशन कैसे होना, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगे वो हम पढ़ चुके, लेकिन एटम डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, मोस्ट ऑफ द एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। वो होते स्टेबल हैं लेकिन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते, और वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं मोस्टली। तो कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो लिखो मॉलिक्यूल, molecule is an electrically neutral aggregation of atoms which are held together by attractive forces, हालांकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मैंने पहले कुछ और लिखाई है,
लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो इस चैप्टर के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखो इसमें दोनों काम आएंगी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इस चैप्टर में कैसा उस चैप्टर में कैसा, ठीक है। हेल्ड टुगेदर, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अच्छा, और एंड अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? वी कॉल इट द केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स है दैट इज कॉल्ड, लिखो, द अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, द अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें लिखो अ केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड, a chemical bond is a physical process. A chemical bond is a physical process responsible for attractive interactions between atoms and molecules. Between atoms लिखो, हाँ molecules भी है क्योंकि bonding इसमें बात होगी ना, ठीक है। Responsible for attractive interactions between atoms and molecules, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है उसके लिए है। एंड इट गिव्स स्टेबिलिटी टू केमिकल कंपाउंड, एंड इट गिव्स स्टेबिलिटी टू केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। इतना लिख लिया। इसमें लिखो दे कैन बी एक्सप्लेन्ड, या द अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड, द अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड, द अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of attractive or repulsive electrostatic forces, attractive or repulsive electrostatic forces between the atoms, between the atoms, ठीक है। atoms और molecules लिखो, ठीक है, atoms और molecules, ठीक है। there are two types of bonds, there are two types of bonds, ठीक है। पहला लिख लेना इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स और दूसरा लिख लेना इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ठीक है। पहला लिखना इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, ठीक है, पहला लिखोगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, उसके नीचे 4 बॉन्ड लिख लेना, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक, ये चारों के चारों बॉन्ड लिख लेना उसके नीचे, ठीक है। अभी नहीं मिटा रहा हूँ, थोड़ा समय दो, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स कौन के होंगे? ये 4, और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होंगे ये 4, ठीक है। चाहो तो अगर तुमने पहले लिख लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा तुम्हें कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। लिख लिया। द इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, द इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, द इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। देखो भाई, मैं बोल चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी समझो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द लॉस, एंड दस द लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दस द लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो केमिकल बॉन्ड्स हैं इनके, या अटॉमिक, इंटर अटॉमिक बॉन्ड्स हैं, हम इन्हें इससे, इसके बेसिस पे बता सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो फोर्सेस हैं, ठीक, तो ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हमको, ठीक, क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? लिखो, सच फोर्सेस कैन एक्सप्लेन, such forces can explain, such forces can explain why, such forces can explain why two atom, sorry, why a single atom makes, why a single atom makes, yeah, single atom combines, single atom combines with different atoms to form compounds, different atoms to form compounds, ठीक है। वो अपने साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो उसमें लिख लेना वाई डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद देमसेल्व्स, या वाई एन एटम कंबाइन विद इटसेल्फ एंड डिफरेंट एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। गॉट इट। सेकेंड लिखो, द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वी कैन अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद लिखो लास्ट में, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स,
द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आयंस, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस and the relationship between these properties and the type of bonding, and the relationship between these properties and the type of bonding, ठीक है जी, ये हम जान सकते हैं, ठीक। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वैलेंसी तुमने देखा होगा किसी भी ग्रुप में, ये चीज़ मैंने उस वक्त नहीं बोली होगी शायद। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ, ग्रुप 1, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? NS1, तो इसकी वैलेंसी यूजुअली 1 होती है। अगर मैं NS2 सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो NS2 होता है, इसकी वैलेंसी होगी यूजुअली 2। तो तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वैलेंसी से काफ़ी लेना देना है। और वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। तो ये 2-3 प्रकार की होती है, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, कोवैलेंसी, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो लिख लो वैलेंसी, वैलेंसी करके लिखो। इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइनिंग पावर, it is defined as the combining power of an element. It is defined as the combining power of an element in terms of number of hydrogen or chlorine atoms, in terms of hydrogen, chlorine and oxygen atoms, ये तीनों लिखो, hydrogen, chlorine and oxygen atoms that it combines with, ठीक है, और द नंबर ऑफ, चलो ठीक है, इतना लिख, इट कंबाइंस विद, इतना लिख लो अभी, ठीक। ये बेसिक डेफिनेशन हुई वैलेंसी की। हालांकि इसको और एक्सप्लेन मैं तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शंस में करूँगा, अभी के लिए बेसिक इतना ही काफ़ी है। और तुम्हारी इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी भी मैं जब इनको पढ़ाऊँगा तो ये भी पढ़ा ही दूँगा, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी मैं पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। और ये कोवैलेंसी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसकी कोवैलेंसी होगी, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके। तो ये ध्यान रखना है कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द एट द बेड ऑफ इट, लाइक बेड नहीं, बेस ऑफ इट, ठीक है जी। ओके, ठीक। अब लिखो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लिखो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको मिटा देना। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। तो इसमें 2 कॉज हैं, लिखो एटम्स इंटरैक्ट, लिखो एटम्स इंटरैक्ट विद each other and combine to form new entities के बगल में molecules लिख लेना। atoms interact with each other and combine to form entities, ब्रैकेट में लिख लेना molecules और ions, ठीक है। because of the following two reasons, पहला लिखना lowering of energy, ठीक है। फर्स्ट लिखना lowering of energy, और सेकेंड इज completion of octet। ऑक्टेट वाला जो पार्ट है कॉस्टल लुईस ने दिया था, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, कोई 2 एटम्स हैं, ठीक है जी, 2 एटम्स हैं, ठीक। एक तुम्हारा A हो गया और दूसरा तुम्हारा B हो गया। क्लियर है भाई? ठीक है। अब सपोज करो कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। भाई अगर कंबाइन होने का मतलब क्या है? पास में तो आएंगे ना, पास में तो आएंगे, ठीक है। अभी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेट्स से कि दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसमें ध्यान से देखो कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम चार्जेस हैं, जो न्यूक्लियाई है वो सेम चार्ज वाले हैं, तो न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये तो हमने देख लिया। कौन कौन सा कर रहा है?
अगर मैं इसको Na कह देता हूँ, इसको Nb कह देता हूँ, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके अराउंड है उनको मैं Ne Ea कह देता हूँ, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को Eb कह देता हूँ लमसम, ठीक है। तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में होगा, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में, मतलब Na Nb, ये रिपल्शन होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स का इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में तो Ea Eb, ये जो फोर्सेस होंगे कैसे होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। अच्छा, अब क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना, और तब तक पास आते रहेंगे जब तक कि भाई पास आ रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे, तभी तो पास आ रहे, नहीं तो एक पॉइंट के बाद दूर चले जाते, ठीक। लेकिन क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब ये आ रहे हैं। अब तुम कहोगे सर अभी तो आपने कहा रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है, और इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है। भाई जैसे होता है ना कि तुम किसी को खींच रहे हो अपनी तरफ, और मान लो वो जोर लगा रहा है उधर की तरफ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर वो उधर की तरफ जोर लगाएगा तो तुम उसको खींच ही नहीं पाओगे। वो उधर की तरफ जोर लगाता भी रहेगा या रहेगी तो भी तुम उसको अपनी तरफ खींच सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि रिपल्शन तो हो ही रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स मोर डोमिनेंट है ना। तो क्योंकि ये पास आ रहे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर डोमिनेंट है तो ये पास आते रहेंगे, ठीक। अगर पास आते रहेंगे तो ध्यान से देखो, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो तो KQ1 Q2 अपॉन R² होगा, लेकिन जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो ये होगी ना, ये कांस्टेंट है, ये इक्वल टू Z1 E हो गया, ये Z2 E हो गया, है ना, Na Nb, और R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दीज एटम्स, जिनके न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस, दिस इज R। क्लियर होगी बात। तो जैसे जैसे ये पास आते रहेंगे, R छोटा होता रहेगा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बढ़ने लगेंगे, है ना, और रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ने लगेंगे, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो ये पास आते रहेंगे। जब आ रहे हैं तो तुम देख रहे होगे एक Q1 जो है वो पॉजिटिव है, एक Q2 जो है नेगेटिव, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। तो ये जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम होती चली जाएगी, मतलब नेगेटिव होती चली जाएगी। नेगेटिव होने का मतलब है कम होती चली जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो, जब ये दोनों इन्फिनिटी अपार्ट थे तब तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं था, ना ही कोई पोटेंशियल एनर्जी थी। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आए हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये पास आते जा रहे हैं तो अब क्या होगा कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने बढ़ सकते थे बढ़ चुके, अब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने शुरू होंगे। एक पॉइंट आएगा जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेट्स से वो ये पॉइंट है, ठीक है, R0, ठीक है। दोनों एक दूसरे के जितना पास आ सकते थे आ गए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, वो पास आते आते उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते अपने मिनिमम पे पहुंच गई, क्योंकि इसके बाद अगर हम इनको पुश करें एक दूसरे की तरफ तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे तो इनके बीच में एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, फिर से पीछे चले जाएंगे, या इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो एक दूसरे को पीछे जाना पड़ेगा। ये दोनों के दोनों पीछे जाएंगे तो एक पर्टिकुलर लेंथ या एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है उस पर आके ये सेटल हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस मैं R0 कह रहा हूँ, और ये R0 ही इनका बॉन्ड लेंथ होता है, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा ना भाई, दो अलग अलग एटम्स हैं तो ये दोनों के दोनों इस डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, उसी पे तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है ना, कि कौन सा कितने डिस्टेंस पे दोनों के दोनों एक दूसरे को रोक लेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये R0 है, जिस पॉइंट पे आके रुक गए हैं, ये पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट तुम्हारा लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है। इसी पॉइंट पे जाके वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, दे विल गेट स्टेबलाइज्ड ओवर हियर। गॉट दिस क्लियर। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, दो एटम्स थे, वो एक दूसरे के पास आना शुरू किए, पास आ रहे हैं तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस,
ठीक है, आते आते एक पॉइंट आएगा जब वो जहाँ पे आके वो रुक जाएंगे, दैट मीन्स अब रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल हो गए, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो चुकी है। अगर हम वहाँ बिल्कुल इन्फिनिटी में देखें तो वहाँ जीरो थी और यहाँ पे नेगेटिव हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हैज़ डिक्रीज, दैट मीन्स द सिस्टम हैज़ अटेन्ड स्टेबिलिटी। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की बिल्कुल लो हो जाए, ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाता है। ये ध्यान रखना, एवरीवेयर एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है, ओके। और उसके बाद जब उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो वो जो डिस्टेंस होता है इनके न्यूक्लियर के बीच में, हम उसको कहते हैं बॉन्ड, बेसिकली केमिकल बॉन्ड, ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, तो उसमें लिखो ऑन लोअरिंग एनर्जी, फर्स्ट करके लिखना, फर्स्ट ऑन लोअरिंग एनर्जी स्टेबिलिटी इज गेन्ड, ऑन लोअरिंग एनर्जी स्टेबिलिटी इज गेन्ड, ठीक है। लिखो एट इन्फिनिटी देर इज नो फोर्स बिटवीन द टू एटम्स, एट इन्फिनिटी देर इज नो फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड the potential energy was zero, and the potential energy was zero, ठीक है, तो potential energy was zero. Now when the two atoms are brought closer, when the two atoms are brought closer, they start moving towards each other, because of the attractive forces between the atoms, ठीक है, ले लिख लिया। उसके बाद लिखो when the two atoms are close enough to each other, they will have attractive as well as repulsive forces, है ना, attractive as well as repulsive forces। तो repulsive force तो तुमने समझ में आ गए, attractive forces कौन से होंगे? attractive forces कौन से हुए भाई? इसके न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो NaEB और NbEa, क्लियर इनफ? ठीक है जी, ठीक है। दे विल कीप कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर until the repulsive forces become equal. The repulsive forces become equal to attractive forces. Let us call this distance r0. तो वहाँ अभी वो पास आ ही रहे थे, अब वो जितना पास आ सकते थे आ चुके हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने r0 कह दिया, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, as r decreases, ये लिखो नेक्स्ट पॉइंट, as r decreases potential energy also decreases। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी also decreases। इसको मैं एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी also decreases, ठीक है जी। उसमें लिखो ड्यू टू विच द सिस्टम स्टार्ट्स गेटिंग मोर एंड मोर स्टेबल, ठीक है। तो क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं इन्फिनिटी से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, फिर एक पॉइंट आएगा वहाँ पर ये घटेगी, घट के फिर एक पॉइंट पे आके फिर से बढ़ेगी, ठीक है। ये क्या है उसको देखो कि भाई ये तो तुम्हारा हो गया R और ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो R जब इन्फिनिटी है, यहाँ पे R इक्वल्स टू या टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर PE क्या है? ज़ीरो है। उसके बाद ये जब पास आने लगे तो ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये मिनिमम आ जाएगी। ये मिनिमम जो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड R0, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड R0। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर तुम इससे ज़्यादा इसको पुश करोगे तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और एक पॉइंट पे आते आते, या अगर तुम ज़्यादा पुश करोगे तो उसकी जो रिपल्स या रिपल्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रिपल्शन बढ़ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लिखो एज पी डिक्रीज एज आर डिक्रीजेज पी ऑल्सो डिक्रीजेज ड्यू टू विच द सिस्टम गेट्स स्टेबिलिटी। सिस्टम पता है ना, ये इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, लिखो एट आर नॉट वेयर रिपल्सिव फोर्सेज आर इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्सेज। इस पॉइंट पे आके रिपल्सिव फोर्सेज अट्रैक्टिव फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे। एट आर नॉट वेयर रिपल्सिव फोर्सेज आर इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्सेज, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तुम, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि Z1 Z2 E² अपॉन R0। ठीक है, यहाँ पे Z1 और ZB, यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी Q1 Q2 को लिख दिया है। Q1 यहाँ पे क्या है, Q1 इज इक्वल टू Z1 एंड Q2 Z2। ये जो Q1 Q2 है ये पॉजिटिव नेगेटिव किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि भाई अगर हम दोनों को दोनों, ये Z और Z1 जो है ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो रिपल्सिव फोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन Q1 Q2 उल्टा साइन के भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक का न्यूक्लियस कंसिडर करें और एक के इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करें तब। ठीक है जी, लिखो इसमें दिस P इज मिनिमम। ठीक है, एट दिस पॉइंट और डिस्टेंस लिख लो, एट दिस डिस्टेंस द सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल, and are not, and the atoms are said to be in a bond, and the atoms are said to be in a bond, clear होगी, said to be in a bond, and R0 is the bond length। जो R0 है यही तुम्हारी बॉन्ड लेंथ होगी। R0 is the bond length। भाई ये बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा उसके हिसाब से बॉन्ड बनेगा, और जो बॉन्ड बनेगा उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और ये लेंथ जो होती है फिक्स होती है। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बॉन्ड लेंथ जो होगी ये फिक्स रहेगी। इसके भी हम कारण जानेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नाउ राइट, द एटम्स विल नॉट कम क्लोजर दैन दिस, द एटम्स विल नॉट कम क्लोजर दैन दिस, फुल स्टॉप, एंड इफ forced to get towards each other, and if forced towards each other, the repulsive forces will overcome या overpower, the repulsive forces will overpower the attractive forces, the repulsive forces will overpower the attractive forces। ठीक है, here the potential energy will, यहाँ पे क्या होगा, potential energy increase करेगी। here the potential energy increases and the system becomes less stable, and the system becomes less stable। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि यहाँ पे जो एक क्राइटेरिया है साफ साफ वो लोअरिंग ऑफ एनर्जी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी लोएस्ट है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस ये ही रहता है, ना ये इधर जाता है ना इधर जाता है। इधर जाएगा तो भी एनर्जी कम ज़्यादा हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, इधर जाएगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटते हैं ना, मतलब अगर हम इसे इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो लिखो इसमें, ठीक है, लिखो इसमें, एक सेकंड रुको। ठीक है जी, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली लोअरिंग ऑफ एनर्जी, सेकेंड वन इज़ कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट। ये कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, ये देखो भाई, अगर मैं तुम्हें इनर्ट गैसेस की बात करता हूँ, इनर्ट गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है जी, इसमें अगर इसको छोड़ दो तो ये जो चार हैं, इनका जो लास्ट है दी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NS6। देखो इसकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेडियो एक्टिव है, हालांकि इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 4 ओनली। तो उसमें अगर तुम देखो तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के शेल को ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, और ये एक कॉमन फीचर है कि इसके अलावा बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे ऑक्टेट या इनका ड्यूप्लेट, इसमें क्या है ड्यूप्लेट होगा ना, यहाँ पे क्या होगा भाई NS2, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट इनका कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट होने की वजह से ऐसा समझा गया कि ये स्टेबल क्यों है। अगर स्टेबल हैं, जैसे इसको इस तरीके से समझो, हमें पता है कि ये स्टेबल हैं, कैसे पता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स बनाते ही नहीं है, इसके अलावा बाकी कंपाउंड्स बनाते ही नहीं है। अगर कंपाउंड नहीं बनाए तो खुद में ही इतने स्टेबल हैं कि किसी से कंबाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो उसमें कहा गया क्योंकि ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट इज़ अ कॉमन फीचर अमंगस्ट ऑल दीज, दैट मीन्स दैट completion of an octet is an important requirement for stability। मतलब जिसका अगर completion होगा, octet का completion जिसका होगा वो stable compound होगा। ठीक है, अब ये तो ऐसे हैं कि जिनका outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तुम्हारा ऑलरेडी 8 के इक्वल है। ठीक, लेकिन मगर किसी का नहीं है तो वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन का क्या है भाई 3s2 3p5। ठीक है, 3s2 3p5, यहाँ पर 7 है, तो ये क्या करेगा, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तभी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका। ठीक है, आसान क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे क्या बन जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लियर होगी बात, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो भाई इसका ऑक्टेट जो है पूरा क्यों, कब, या ये आयन में कन्वर्ट क्यों होगा, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक, और फिर इसके बाद ये किसी कैटायन के साथ कंबाइन क्यों करेगा, ताकि इनकी एनर्जी भी लोअर हो जाए। गॉट इट। तो बेसिक क्या है, एक तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी, दूसरा क्या हो गया कि इनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इसी को कॉजल लुइस अप्रोच कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट। ठीक है, कंप्लीट रहेगा ऑक्टेट तो स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक, और स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जो स्टेबल या जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं भी होता वो भी ऑक्टेट अटेन कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, या फॉर एग्जांपल ये हो गया Na। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम बचाएं तो 3s1 है। ठीक है ना, 2s2 2p6 एंड 3s1। यहाँ पे क्या हुआ, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया तो यहाँ पे जाएगा 2s2 2p6। तो अगर तुम देखो तो ऑक्टेट इसका भी पूरा है, ऊपर वाले का भी पूरा है फॉर दिस। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखने का है। इसमें लिखो, इसमें लिखो, हाँ, इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट xenon, inert gases except xenon do not form any compounds। inert gases except xenon do not form any compounds। ठीक है, full stop। the common feature among all except He is that they have a complete octet। ये लिख लेना वहाँ पे इस तरीके से, एक बना लेना complete octet। ठीक है, and the other elements combine to form, and other elements combined with others, and other elements combined with others to form, या to complete their octet and form compounds। to complete their octet and form compounds। तो अपना octet पूरा करके ही ये कंपाउंड या करके ही स्टेबल होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। करेक्ट। तो कंपाउंड बनाने का रीज़न जो दिया गया है वो एक तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो, दूसरा ये कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हेंस इट वॉज कंक्लूडेड दैट complete octets provide stability to their
stability to the atom. Hence, it was concluded that complete octets provide stability to the element, and to attain this stability, the elements form bonds with themselves, and to attain this stability, the elements combine with elements form bonds with themselves. Elements form bonds with themselves or with other elements other elements to form compounds. ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न समझ में आ गया. ठीक, तो यहाँ पर अगर तुम देखो, इधर मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है ना. कैसे? इसने अगर इलेक्ट्रॉन दिया, लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना. इसने लूज़ किया, इसने गेन किया, है ना. तो तुम कह सकते हो कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या कंप्लीट ऑक्टेट पाने का जो तरीका है, वो या तो इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से प्राप्त किया जा सकता है, या एक और तरीका है कि अगर तुम्हारे पास लेट्स से Cl2 है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी किया जा सकता है. लिखो, द बॉन्ड्स दस कैन बी फॉर्म्ड via the bonds thus can be formed by transferring, ब्रैकेट में लिखना, gaining or losing, transferring, gaining or losing, or sharing of electrons. Got it? ठीक है. अब हेडिंग डालो कॉजल ल्यूइस थ्योरी. ठीक है, तो कॉजल ल्यूइस थ्योरी क्लियर है. कॉजल ल्यूइस थ्योरी, तो कॉजल ल्यूइस थ्योरी क्या है, इसको देखते हैं. या अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी काइंड ऑफ अभी तक यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. उन्हीं चीज़ को लिखवा रहा हूँ मैं अलग से. तो लिखो, कॉजल ल्यूइस थ्योरी suggests that the electron themselves or the electronic configuration, causal Lewis theory suggested that electrons themselves or electronic configuration of the elements, of the combining elements, electron themselves or the electronic configuration of the combining elements are responsible for chemical combination. तो chemical combination के लिए ये responsible है. किस तरीके से वो देखते हैं. ठीक है, तो उसमें लिखो, इसका जो पोस्टुलेट है या इनका जो निचोड़ है, लिखो उसमें, द यूनियन ऑफ टू और मोर, ये ब्रैकेट में लिख लिया या इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है इसको. The union of two or more atoms involving redistribution of electrons in their outer shells. ठीक है, involving redistribution of electrons in their outer shells in such a way that all the atoms involved acquire the stable noble gas configuration with minimum energy. दोनों चीज़ हो गई ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाए और मिनिमम एनर्जी भी हो जाए, है ना. तो दोनों को कंबाइन करके जो एक तरीके से पोस्टुलेट दिया, वो कॉजल एंड ल्यूइस ने दिया था. ठीक है, डब्ल्यू कॉजल एंड जी एन ल्यूइस. तो हमें कॉजल ल्यूइस से मतलब है, ज़्यादा कुछ से उतने को मतलब नहीं है. इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ है विच इज़ कॉल्ड दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, वो भी मैं बताऊंगा. तो पहले इस थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट है. हम ऑलरेडी 2-3 चीज़ें बता चुके हैं, इसमें 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, वो लिखो. देखो भाई, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थियरी आर, ऐसे लिखो, आर. फर्स्ट, valency of an atom depends mainly on the number of electrons in the
आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स, द वैलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स मेनली ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर तुम बात करो फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की या आयोडीन की, ठीक है, अगर तुम देखोगे इसमें आउटर मोस्ट शेल में, इसका मतलब ऐसा है कि NS2NP5 है, तो 7 है इसमें, तीनों में, चारों में सॉरी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाए तो ये अटेन कर लेंगे अपना ऑक्टेट। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए है, या तो लेना हो या देना हो, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये हम पहले देख चुके हैं, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि H से कंबाइन या Cl से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, सबके सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट ऑक्टेट बना सकते हैं, इनकी वैलेंसी 1 है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी उसी पे डिपेंड कर रही है ना, वैलेंसी उसी पे डिपेंड कर रही है। जैसे अगर मैं F के साथ H को जोड़ूँ तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा, HF, HCl, HBr, HI। तो H के साथ एक ही H इनके साथ कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब इन सब की वैलेंसी 1 1 1 है, और 1 तुमने देख लिया कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। गॉट इट? ठीक है, ठीक, पहली चीज़ होगी। सेकेंड लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेज इज कॉन्स्टेंट, सॉरी स्टेबल, नॉट कॉन्स्टेंट, configuration of noble gases is stable, hence they are chemically inert and do not form any compound, hence they are chemically inert and do not form any compounds। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। थर्ड पॉइंट लिखो, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको बताने की कोई जरूरत है। थर्ड पॉइंट लिखो, एटम्स हैविंग लेस दैन 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इन्हीं की बात कर रहा है, एटम्स हैविंग लेस दैन 8 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell, less than 8 electrons in their outermost shell are chemically active। chemically active क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, क्लोरीन का आया, हाइड्रोजन का, किसी भी बात करें उसमें जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो केमिकली एक्टिव होगा, एक्सेप्ट फॉर He, ठीक है। इसमें 2 है, 2 में ये कंप्लीट होता है इसका शेल, ठीक। तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, तो ठीक है, केमिकली एक्टिव, फुल स्टॉप। दे टेंड टू अटेन अ ड्यूप्लेट, जैसे इसके केस में या हाइड्रोजन के केस में, दे टेंड टू अटेन अ ड्यूप्लेट, ये डुप्लेट बनेगा यहाँ पे, और एन ऑक्टेट बाय ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लिखो, दे टेंड टू अटेन अ ड्यूप्लेट और ऑक्टेट बाय ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो अब इसमें लिखो कि जो नोबल गैस को अटेन करने के जो तरीके हैं वो हम देख चुके हैं, 2 हैं। एक तो क्या है भाई, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो, है ना, ट्रांसफ़र हो, जिसको हम फर्दर बांट सकते हैं। रुक जाओ, इसमें मैं इसको लिख लेता हूँ साथ साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो नोबल गैस टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स कैन, ठीक है, एटम्स कैन, पहला ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं या तो गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके केस में जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बना, अनायन, ठीक है। बी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला एग्जांपल। Na, यहाँ ये ध्यान रखना है सारा ऐसे, Na ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा कैटायन बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, सेकंड वन वाज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
गॉट इट। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से हो सकती है। कैसी भाई? एक तो क्या होगा, जब बोथ द एटम्स इन्वॉल्व्ड कंट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है जी, अगर इन्होंने इक्वली कंट्रीब्यूट किया तो, जैसे Cl और Cl की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है जब बोथ दी या वन ऑफ द एटम्स, लिखो वन ऑफ द एटम्स is sharing a complete pair of electrons, या a pair of complete नहीं, a pair of electrons, sharing a pair of electrons. Are we clear about this? दोबारा बोल देते हैं कि one of the atoms is sharing a pair of electrons. ठीक, क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, जब गेन करेगा तो अनायन बनेगा, लूज करेगा तो कटायन बनेगा, और कटायंस और अनायंस मिलके क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, है ना। या फिर यूँ कह सकते हो तुम कि कटायन और नेगेटिव चार्ज हो गया, अनायन पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जब दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, जब दोनों के दोनों एटम्स इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम कहेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और जब अनइक्वली, ये एक ही महात्मा बन रहा है, एक ही राजा बन रहा है और दूसरा भिखारी बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो ये लिख लिया तुमने दोनों। व्हेन one of the atoms is sharing a pair of electrons and the other is accepting that pair of electrons, है ना, and the other, यहाँ लिख लेना, and the other is accepting that pair of electrons, ठीक है। लिखो इसमें on the basis of these three types of bonds, three types of interatomic bonds, लिखो 3 types of interatomic bonds can be formed. On the basis of these 3 types of interatomic bonds can be formed, ठीक है। फर्स्ट आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, फर्स्ट इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, सेकेंड इज कोवैलेंट एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट, क्लियर होगी बात? थर्ड इज कोऑर्डिनेट, ठीक। इसके लिख सकते हो तुम, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड्स, ठीक है। और इसमें ऐसे नोट करके लिख लेना, देयर इज अ फोर्थ बॉन्ड, ठीक है, that is established, या that exists, लिखो, there is a fourth bond that exists between metal atoms, ठीक है। that bond is called metallic bond, तो metallic bond भी तुम्हारा प्राइमरी बॉन्ड में ही आया, तो तुम्हारे 4 प्राइमरी बॉन्ड हो गए, क्लियर होगी बात। और इसी के नीचे, क्योंकि अभी मैं बॉन्ड की बात कर ही चुका हूँ, तो दूसरे बॉन्ड भी लिखवा देता हूँ, लिखो सेकेंडरी बॉन्ड्स, ऐसे लिखो सेकेंडरी बॉन्ड्स, और उसके बगल में लिख देना इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, सेकेंडरी बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से होंगे ये तुम्हारा होगा तुम्हारा वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, पहला वैन डर वाल्स फोर्सेस, मैं सबसे पहले लिखवा चुका हूँ, वहीं से उतार लेना, बोल रहा हूँ बस, लिखवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना, लेकिन इसको यहाँ पे लिख लेना, वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयन डाइपोल एंड द फोर्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने 2 प्रकार की लिखवाई थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा। अब लिखो लुईस डॉट सिंबल्स और स्ट्रक्चर्स, ये आज के लिए कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी का काम
कल करेंगे, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा एक चीज़ और थी यार, मैं ये लिखवाना भूल गया कि ये जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक, ये 200 से 400 किलो जूल पर मोल इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी उसकी जो ये वीक फोर्सेस होते हैं, ये ध्यान रखना, वीक फोर्सेस, ठीक है, और इनकी बॉन्ड जो है 2 से 4 किलो जूल पर मोल है, बहुत कम है, मतलब लाइक वेरी वेरी लो, वेरी 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 लो, ठीक है। अब लुईस डॉट सिंबल्स की बात कर लेते हैं। 2 to 4 नहीं है, 2 to 40 है, ठीक है, ओके। नाउ लुईस डॉट सिंबल्स के लिखो, हेडिंग डालो, लुईस डॉट सिंबल्स और स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट सिंबल्स और स्ट्रक्चर्स। ये क्या, इसका क्या मतलब है, देखो भाई, जैसे ये सब मिटाते हैं यार इसको, देखो क्या बात कर रहे थे, हाँ, जैसे अगर मैं H की बात करूं, हाइड्रोजन की, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 है, 1s2 सॉरी 1s1 है, सॉरी 1s1 है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को एज अ डॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर। अच्छा, इसके जस्ट नीचे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल में Li और उसके नीचे Na, ठीक है। इसके बगल में क्या आता है, बेरिलियम, ठीक है। लेट से इसके एंड में यहाँ पे आएगा He, He का क्या होता है 1s2, अच्छा 1s2 को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन से कर दिया, क्योंकि फर्स्ट शेल की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो, ठीक। अच्छा लिथियम की बात करो, लिथियम में क्या है, मैं इसका सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल, ये सेकेंड पीरियड में, मतलब इसके 2 शेल हुए, सेकेंड शेल का 2s1, 1s2 होगा यहाँ पे, मैं सिर्फ 2s1 लिख रहा हूँ, 2s1, ये आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें क्या है 2s2 होगा ये, तो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन एंड देन नियॉन, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 एंड 2s2, 2p6। तो इसमें कितने हैं, 2, मैंने यहाँ 2 बना दिए, इसमें 3 हैं, 1 2 3, ठीक। अच्छा इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 5 है तो 1 2 3 4 5, इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 7 हैं। 7 को मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, आउटर मोस्ट में इतने हैं। अच्छा इसमें क्या, अब ये थर्ड पीरियड में आ गया तो इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, यहाँ पर 1, क्लियर होगी भाई यह बात, ओके जी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, लिथियम, यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीशियम, यहाँ एल्यूमिनियम, ठीक है जी। अब अगर तुम इसका भी बनाना चाहते हो, इसमें भी देखो, यहाँ पे क्या है 3s2, यहाँ क्या है 3s2, 3p1, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, 3s2, 3p5 एंड 3s2, 3p6। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, टक, इसमें, ठीक है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें और इसमें, ठीक है। और लास्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे ही मतलब तुम किसी और के लिए भी लिखते चले जाओ, बस मैं ये जो तुम्हारे पास 18 मैंने रखे हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मैंने
रिप्रेजेंट कर दिया एज डॉट्स अराउंड द सिंबल। तो इस सिंबल को क्या मानो, ये जो सिंबल है दिस इज योर न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे न्यूक्लियस को और इनर इलेक्ट्रॉन्स को। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, या जो भी बाहर में यहाँ डॉट्स लगे हैं, ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। गॉट दिस? ठीक है जी। तो लिखो इसमें, लुइस इंट्रोड्यूस्ड सिंपल सिंबल्स टू डिनोट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लुइस इंट्रोड्यूस्ड सिंपल सिंबल्स टू डिनोट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। According to these notations, first the symbol represented, ऐसे करके, according to these notations, ठीक है, notations ऐसे करके लिखोगे, कॉमा फर्स्ट ए या फर्स्ट जो भी लिखना हो, फर्स्ट क्या है, सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स रिप्रेजेंट क्या, सिंबल्स रिप्रेजेंट the nucleus and the inner electrons, inner shell electrons, inner shell electrons, and the outer shell electrons are represented, and the dots लिखो, यहाँ पे लिख दिया, और सेकंड लिखना, and the dots around the symbol represent around the symbol represent electrons in the या outermost electron लिख दो, outermost shell electrons। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इसी में अगर तुम मैं के के लिए बोल दूँ, सी ए के लिए बोल दूँ, है ना, ये सब के लिए तुम लिख सकते हो। गॉट इट? ठीक है जी। अब इसके बाद लिखो इसमें फाइनल, these symbols are known as Lewis electron dot symbols। Lewis electron dot symbols. These symbols were called Lewis electron dot symbols, and the structure of compound based on these structures, and the structure of compound based on these symbols is called Lewis dot structure। जैसे अगर मैं H हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, H डॉट डॉट H। तो देखो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, दोनों ने शेयर किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी हो गए, तो ये ड्यूप्लेट इसका भी पूरा हो गया, ये ड्यूप्लेट इसका भी पूरा हो गया। ठीक है, चलो जी अब बात कर लेते हैं कार्बन की। जैसे ठीक है, अभी कौन से इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसको बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको ड्यूप्लेट पूरा करना है, यहाँ पे कार्बन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे बना लेते हैं, लेट से, और हाइड्रोजन के कैसे हैं, डॉट, हाइड्रोजन का डॉट डॉट एंड डॉट। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन का ये और ये जितने भी हैं, ये क्या है, ये ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है इन सब हाइड्रोजन का। पक्का क्लियर है ना, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, और दूसरा क्या है यहाँ पर, कार्बन की अगर बात करो तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये एक चीज़ होगी। इसमें देखो कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से तुम Cl2 की बात कर लो, तो Cl2 क्या है, उसके बीच में भी एक बॉन्ड होता है Cl, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, Cl। यहाँ पर अगर तुम देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन से इसको, मतलब दूसरे वाले Cl के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डॉट से बता रहा हूँ। तो 7 इसके, अब 8 यहाँ पे इसके आ चुके हैं, 8 इसके आ चुके हैं, दोनों ने कर दिया। ठीक, या फिर अगर मैं लेट से कोई आयनिक कंपाउंड की बात करें, NaCl की बात कर लेते हैं, सबसे फेमस तो वही है। तो NaCl को अगर तुम देखो क्या है, Na अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ये तो हुआ। तो Na को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले केस में तो ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जो Cl हुआ, Cl को कैसे लिख सकते हैं भाई, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस। तो Cl का क्या हो जाएगा, Cl का तो आएगा ऐसे, 7 है इसमें, प्लस इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, अब क्या आ जाएगा, Cl। ये कहाँ से आया, ये Na से आया है,
ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को NaCl को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम NaCl को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na+Cl, ठीक है, Na+Cl तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, 8वां इसका, तो इसमें ये नहीं आएगा। तुम इसकी बात करोगे Na की, तो Na का अपना ऑक्टेट पूरा है Na+ का, ठीक है। अब ये क्या है, Cl-, इसका अपना ऑक्टेट पूरा है। तो नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, येट यू कैन फाइंड कि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो तीनों करवाए मैंने, तीनों के तीनों कोवेलेंट बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन हो गए, ठीक है, गॉट इट, ओके। तो ये ध्यान रहे, अभी तुम्हें जो काम दे रहा हूँ तुम लिख सकते हो, इसके बाद यहाँ से लेकर क्रिप्टन तक बीच में जो डी वाले आएंगे उनका मत लिखना। तो के का, कैल्शियम का, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के, Ca, Ga, Ge, ठीक है। ये जो 8 हैं इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक। और कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ, उन सब के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। ये कंपाउंड दे रहा हूँ, ये आजकल तुम्हारा काम हो गया। देखो भाई, ये CO2 H2O N2O O2 H2 Cl2 HCl NH3 N2H4 C3H6, ठीक है। और O2 का मैं बनाता हूँ क्योंकि O2 में क्या है, डबल बॉन्ड है, तुम्हें वो भी दिखाना है। जैसे O है, O में क्या है भाई, 6 है ना, तो 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अब दूसरा क्या होगा, वो भी इधर आ जाएगा। मान लो इसने भी ऐसे लिख लिए, तो ध्यान से अगर तुम देखो, इसमें 6 थे लेकिन अभी कितने हो गए, 8। इसके भी 6 थे लेकिन अभी कितने हो गए, 8। तो ये डबल बॉन्ड आ गए ना यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।